हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपी टेट और एचपी पीजीटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। गंगा रिवर डैश डज नॉट फ्लो फ्रॉम। गंगा नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर गंगा रिवर की बात हो रही है, तो गंगा रिवर को डिटेल में ही सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से उद्गम होती है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपने याद रखना है गंगोत्री। कई बार गंगोत्री ऑप्शन में होता है, कई बार गोमुख ऑप्शन में होता है, तो दोनों ही नाम आपने याद रखने हैं। और ये अगर बात करें पड़ता कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में ये पड़ता है। ठीक है, जो गंगा नदी है वो दो नदियों को मिलकर बनती है, आप सभी को पता भी है। तो उन दो नदियों की बात भी हम कर लेते हैं। एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। और ये जो दोनों नदियाँ जिस स्थान पर मिलती है, इस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब ये जो दो नदियाँ हैं, इनका जो उद्गम स्थल है वो भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो भागीरथी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर से। ये आपने एक तो ध्यान में रखना है। और जो अलकनंदा नदी है ये निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गंगा नदी से रिलेटेड पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है वो गिरती कहाँ पर है। तो गिरती कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी। और जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ये फैक्ट भी आपने ध्यान में रखना है। अब जो गंगा नदी है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहला है उत्तराखंड, फिर है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। तो इन राज्यों और इस देश को ये कवर करती है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा था कि गंगा नदी इनमें से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो बिहार से भी गुजरती है, वेस्ट बंगाल से भी गुजरती है और उत्तर प्रदेश से भी ये गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो गंगा नदी है इन पे कौन कौन से बांध बने हैं। तो बांध से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने दो बांध मेन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक है फरक्का और दूसरा है टिहरी। ये दो बांध भी आपने याद में रखने हैं। नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है इसके किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है। तो कौन सा शहर है? कानपुर। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। कई बार पूछा जाता है जो गंगा नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। और कई बार पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है पद्मा नाम से। यह आपने ध्यान में रखना है। अब दो नदियाँ हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। एक है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है जमुना से और गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा से। तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं। और ये जो नदियाँ जब इकट्ठे मिल जाती है तो इन दोनों नदियों को किस नाम से जानते हैं? मेघना। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं आपने नोट डाउन कर लेने हैं और इनको बार बार रिवाइज करते रहना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 111 भाभा एटॉमिक सेंटर इज सिचुएटेड एट। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? भाभा एटॉमिक सेंटर की शॉर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसी को ही बोला जाता है बार्क। आप सभी ने नाम सुना भी होगा। तो बार्क जो है इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? पहले तो ईयर इंपॉर्टेंट है, 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वहीं अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ट्रॉम्बे, जो कि पड़ता है मुंबई में। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो भाभा एटॉमिक सेंटर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो कई बार आपको, तो यहाँ पर तो आपको ट्रॉम्बे गिवन है तो ट्रॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर कई बार ऑप्शंस में ट्रॉम्बे ना देकर कुछ और सिटी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। वहीं अगर अदर्स एटॉमिक सेंटर की बात करें तो इंडिया में कौन कौन से अदर एटॉमिक सेंटर्स है ये आपने ध्यान रखना है। इनके हेडक्वार्टर्स बस आपने ध्यान में रखने हैं। एक है EMD,
इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। दूसरा है IGCAR, इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु। और एक है वैक, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। तो ये हेडक्वार्टर्स भी आपने ध्यान में रखने हैं। अब बाहर की यहाँ पे बात हो रही थी, तो इसी के साथ साथ हम इसरो को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसरो से भी बहुत जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कई बार पूछा जाता है। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु। और कई बार इसके CEO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एट प्रेजेंट जो CEO है इसरो के वो कौन है? S सोमनाथ। तो ये फैक्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 112 इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज। संविधान के अनुसार भारत है। तो अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 113 प्रोविज़न टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रोवाइडेड इन द। संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ऑप्शंस में दिए हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 368। आर्टिकल नंबर 368 डील करता है विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपने एक सिंपल पॉइंट याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर बात करें आर्टिकल नंबर 370, तो आप सभी को पता है ये किससे रिलेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है। वहीं अगर बात करें आर्टिकल नंबर 352, इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी। वहीं अगर बात करें आर्टिकल नंबर 378, तो इट इज़ रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि PSC। बस आपने यही शॉर्ट जो वर्ड्स है वो आपने ध्यान में रखने हैं। अब हम यहाँ पर इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 352, फिर है आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल नंबर 352 इज़ रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, अभी अभी हमने डिस्कस किया। 356 इज़ रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 360 इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले तो ये आपको आर्टिकल्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद कई बार नेशनल इमरजेंसी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके ग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको लगाने के लिए क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए। तो ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्राउंड है वॉर, फिर है एक्सटर्नल एग्रेशन और फिर है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इससे पहले जो यहाँ पे वर्ड था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये आपने एक तो ध्यान में रखना है। अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी के। वहीं अगर बात करें जो नेशनल इमरजेंसी है इसको किस तरह से पास किया जाता है, तो नेशनल इमरजेंसी को पास किया जाता है विद स्पेशल मेजॉरिटी और जो रिजोल्यूशन है वो 1 मंथ में पास होना चाहिए। वहीं अगर बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो इसको जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है 2 मंथ के अंदर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी सेम प्रोविज़न है जैसा प्रेसिडेंट इमरजेंसी में है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। हु गेव द कॉल बैक टू वेदास। वेदों की और लोटों का आह्वान किसने किया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। बैक टू वेदास का जो नारा था वो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। दयानंद सरस्वती से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो इनके बचपन का नाम पूछा जाता है जो कि था मूलशंकर। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और कब की थी? 1875 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वहीं यहाँ पे बात हो रही है बीजी तिलक। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बाल गंगाधर जो तिलक थे इनको बोला जाता है फादर ऑफ, ये आपने नोट डाउन करना है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी तरह से हमने और भी फादर्स देखे थे, जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, तो वो किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन रॉय। ये हम रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वहीं हमने पढ़ा था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। ये भी हमने पढ़ा था।
इसी तरह से हम रिवीजन भी साथ साथ करते जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल को भी स्टार्ट किया था। 2 होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी, एक को बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था और एक को एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। जो बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग को स्टार्ट किया था वो किया था इन्होंने पूना में, किस वर्ष 1916 में। और वहीं अगर एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने जो है मद्रास में इंडियन होम रूल लीग को स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कुछ बुक्स भी लिखी है, उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बुक्स आपने ध्यान में रखनी है। एक बुक है गीता रहस्य और दूसरी जो किताब है आर्कटिक होम इन वेदास। तो ये 2 बुक्स भी आपने ध्यान में रखनी है। वहीं एक इन्होंने न्यूज़पेपर भी लिखा था, न्यूज़पेपर भी आपने ध्यान में रखना है। इन्होंने जो है केसरी जो न्यूज़पेपर है जो कि मराठी भाषा में पब्लिश होता था वो इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। सिटीजनशिप इन इंडिया कैन बी टर्मिनेटेड ड्यूरिंग। भारत की जो नागरिकता है उसका जो अंत है ना तो वो इमरजेंसी के टाइम होता है, ना ही वो युद्ध के दौरान होता है, ना ही वो किसी देश के विरुद्ध आक्रमण के दौरान होता है। भारत की जो सिटीजनशिप है यानी कि नागरिकता है वो तभी समाप्त होती है जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की जो नागरिकता है उसको एक्सेप्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे सिटीजनशिप की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स बनते हैं। सबसे पहले तो सिटीजन जो शिप है वो कौन से पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट 2 में। वहीं कई बार इसके आर्टिकल्स पूछे जाते हैं तो 5 से लेकर 11 आर्टिकल्स तक किससे डील करते हैं विद सिटीजनशिप। वहीं अगर बात करें कि जो भारत की नागरिकता है वो कैसी है, ड्यूल है या सिंगल है, तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो कैसी है, सिंगल। और कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से। वहीं कई बार पूछा जाता है कि जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको कब पास किया गया था, तो सिटीजनशिप एक्ट को पास किया गया था 1955। ये ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्ट्स आपने सिटीजनशिप से याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117। इन जीडीपी पी स्टैंड्स फॉर। जीडीपी की जो फुल फॉर्म है दैट स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वहीं कई बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जीडीपी कैलकुलेट करती है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, CSO। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये आपने एक तो ध्यान में रखना है। और वहीं अगर बात करें कि जो जीडीपी है वो कैलकुलेट किस तरह से की जाती है, ठीक है, तो इसको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो जीडीपी है वो किस पे कैलकुलेट की जाती है, फाइनल प्रोडक्ट्स पे। फाइनल प्रोडक्ट्स पे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, ना कि रॉ प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। एक पॉइंट तो आपने ये ध्यान रखना है। वहीं जो जीडीपी कैलकुलेशन है उसमें जो है सारी गुड्स और सर्विसेज को देखा जाता है, ये आपने सेकंड पॉइंट याद रखना है, ठीक है। थर्ड जो है कि जीडीपी कैलकुलेशन में जितनी भी इंडिया की बाउंड्री में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होगी वो सारी की सारी इसमें कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो विद इन द बाउंड्री जितनी भी गुड्स बनेगी ये आपने ध्यान में रखना है, वो सारी की सारी जीडीपी में कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट जो जीडीपी है वो किस फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेट की जाती है, मतलब एक साल में जितनी गुड्स और सर्विस बन रही है उन सभी को कैलकुलेट किया जाता है अंडर जीडीपी। ये आपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है 118। ब्लैक पेगोडा इज लोकेटेड। ब्लैक पेगोडा स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है जिसको हम ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोणार्क। आप सभी को पता है कोणार्क जो है वहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पेगोडा। कई बार ये पूछा जाता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किसने बनाया था, तो वो व्यक्ति थे नरसिम्हा देव। ये आपने नाम याद रखना है। और भी टेम्पल्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कई बार पूछा जाता है महाकालेश्वर टेम्पल। तो महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पे पड़ता है, उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कई बार पूछा जाता है खजुराहो। खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ये दोनों टेम्पल्स आपने याद रखना है। कई बार मोनेस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडिया है उसकी लार्जेस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है, तो इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री आपने ध्यान में रखना कौन सी है, तवांग, जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 119। लॉर्ड बुद्धा डाइड। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी,
तो भगवान बुद्धा के बारे में कुछ एक फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले इनका जो जन्म है वो हम जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। ये आपने एक तो ध्यान में रखना है। फिर इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? इनकी जो मृत्यु है वो 483 BC में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वहीं कई बार इसके पिता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके जो फादर है उनका नाम क्या था? शुद्धोधन। इनकी जो मदर है उनका नाम क्या था? महामाया। ये आपने ध्यान में रखना है। इनका जो पालन पोषण है, देखो इनकी मदर थी महामाया, पर इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? गौतमी प्रजापति। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इनका जो विवाह है, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा, ठीक है, और वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करती थी। इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है लॉर्ड बुद्धा से कि इनको जो एनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाण प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया। और कई बार पूछा जाता है कि जो लॉर्ड बुद्धा इन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन है वो कहाँ पर दिया था? तो वो दिया था इन्होंने सारनाथ। और इन्होंने जो है 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग कर दिया था। और जो घर त्यागा था उसको हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपने लॉर्ड बुद्धा से याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से यहाँ पे कवर करना है। सबसे पहला जो किंग था जिसने गोल्ड कॉइन इशू किए थे उनका नाम था इंडो ग्रीक्स। अब इंडो ग्रीक्स की यहाँ पे बात हो रही है तो इसी को ही हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंडो ग्रीक्स में एक सबसे फेमस किंग था जिसका नाम था मिनांडर। मिनांडर या फिर मिलिंद भी आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे फेमस राजा था इंडो ग्रीक्स का। इसकी जो कैपिटल है वो कहाँ पे थी? साकल। ये कई बार पूछा जाता है। और जो मिनांडर था ये जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ था। और किसके प्रभाव में आकर हुआ था वो कई बार पूछा जाता है। तो नागसेन के प्रभाव से ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ था। और इन्हीं के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए थे नागसेन और मिनांडर के बीच। उसी से रिलेटेड एक बुक है मिलिंद पानो। मिलिंद पानो एक पाली टेक्स्ट की किताब है जिसमें जो है आर्ग्यूमेंट्स लिखे गए हैं नागसेन वर्सेस मिनांडर। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे बात हो रही है चोलास की। तो चोलास में एक ही क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो कैपिटल है वो कहाँ थी? इनकी कैपिटल थी उरायूर। तो ये फैक्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।